हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो वीडियो लेके आ रहा हूं उसका टाइटल काफ़ी दमदार है। मतलब जापान जो है डीआरडीओ की अरबों की मार्केट पर कब्जा कर लेगा। बेसिकली डीआरडीओ जो है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी टू से। तो उसके ऊपर वो कैसे कब्जा करेगा, क्या है इसके अंदर, इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा रिएक्ट कर सकते हैं। चलें गाइस, पहले देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये जो है ये वीडियो है जनाब, इनसाइड नॉलेज की वीडियो है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध बिल्कुल एक मजबूत और खास मित्र की तरह है, जो कि हर हालात में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जापान न कि सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन करता है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जापानी इन्वेस्टमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बदले में भारत भी जापान के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए लगातार अपने द्विपक्षीय संबंध मजबूत कर रहा है। यानी कि दोनों देश एक दूसरे का महत्व अच्छे से समझते हैं। लेकिन अब भारत जापान के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो कि न कि सिर्फ जापान के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत एक बिल्कुल नई उपलब्धि को हासिल कर लेगा, जो भारत की डिफेंस इकोसिस्टम और जापान के साथ हमारे संबंध दोनों के लिए बेहद ही ज्यादा सकारात्मक होगा। साथ ही से भारत चीन को उसकी हैसियत भी दिखा सकेगा कि कैसे उसे काउंटर करने के लिए हम जापान के साथ खड़े हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस साल 13 फरवरी से शुरू होने वाली एक महत्वपूर्ण सैन्य युद्ध अभ्यास के दौरान भारत जापान में अपने स्वदेशी रक्षा उपकरण और सिस्टम को प्रदर्शित करेगा, जिसके तहत जापान को ऐसे कई सारे सिस्टम ऑफर किए जाएंगे जो कि जापानी सेना खरीदना चाहती है, और इसके लिए टेंडर भी काफी जल्द जारी हो सकता है। यानी कि अब भारत जापान के रक्षा बाजार में भी अपने कदम मजबूत कर रहा है, जो कि जापान के साथ हमारे संबंधों का एक काफी बड़ा विस्तार है। जापान के अंदर 13 फरवरी से शुरू होने वाले इस डिफेंस शोकेस को सफल और भारत के लिए अच्छा बनाने को ध्यान में रखते हुए इसमें न कि सिर्फ भारतीय सेना बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी पूरी भागीदारी होगी, जिसके लिए प्राइवेट कंपनियां और सरकारी कंपनियां सबको मौका दिया जाएगा, और इन सभी के उपकरण भारत जापान में प्रदर्शित करेगा, जिनमें कई अलग अलग तरह के रक्षा उपकरण शामिल होंगे। वहीं पर इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि इस प्रेजेंटेशन से न कि सिर्फ भारत जापान के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत कर रहा है, बल्कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपने हथियारों का प्रदर्शन भी काफी बड़े पैमाने पर कर सकेगा, जिससे दुनिया भर में भारतीय हथियारों का प्रभाव भी बढ़ेगा और हमारे रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी होने की संभावना भी तेजी से बढ़ जाएगी, जो कि भारतीय डिफेंस इकोसिस्टम के लिए काफी सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। साथ ही अगर बात की जाए कि भारत जापान में किस तरह के सैन्य उपकरण प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है, तो उसमें ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, मेडिकल इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, एवियोनिक्स मैनेजमेंट सिस्टम और छोटे हथियार जैसे कि राइफल और बॉडी आर्मर शामिल होंगे, जो कि भारतीय प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों की तरफ से जापान भेजे जाएंगे ताकि इन्हें प्रदर्शित किया जा सके। दोस्तों, में इस बात की भी सराहना जरूर करनी चाहिए कि जिस तरह से भारत अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाने और भारतीय हथियारों को प्रदर्शित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा, ये काफी बड़ी बात है। साथ ही जापान के साथ भारत पहले ही कई अलग अलग रक्षा संबंधित क्षेत्रों में साझेदारी करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसमें सबमरीन, फाइटर जेट और दूसरे उपकरण शामिल हैं। ऐसे में भारत का ये कदम जापान के साथ साझेदारी के नए आयामों को खोल देगा। वहीं पर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर जापान भारत से रक्षा उपकरण और सिस्टम की खरीद करता है, तो यह इस बात को भी प्रमाणित कर देगा कि भारतीय हथियारों की क्वालिटी विश्व स्तरीय है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रक्षा निर्यात काफी तेजी से बढ़ सकता है, और इससे भारत जापान के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए क्लोज मिलिट्री कोऑपरेशन के साथ भी आगे बढ़ सकेगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर अरुणाचल प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प के बाद पहली बार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले का दौरा करेंगे, जहां पर वह एक बेहद ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्रिज यानी कि सियोम ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। साथ ही इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्री बीआरओ के 27 अतिरिक्त बॉर्डर प्रोजेक्ट वर्चुअली इनॉग्रेट भी करेंगे। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा किया जाने वाला यह इनॉग्रेशन भारत की उस मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत हम चीन से सटी सीमा पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत कर रहे हैं, ताकि चीन के खिलाफ हमारा रिस्पॉन्स फास्ट पेस्ट हो सके और हम चीन को काउंटर करने के लिए लगातार अपनी लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन को मजबूत कर पाए, जो कि हमें चीनी सीमा के नजदीक चीन पर काउंटर ऑपरेशन लॉन्च करने में काफी बड़ा एडवांटेज देगा। साथ ही आपको ये बात जानकर काफी गर्व होगा कि पिछले 5 सालों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में लगभग 3000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया, जिनसे लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी में काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि भारत के लिए चीन के खिलाफ अपनी तैयारी को पूरा करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे हम ये बात सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी भी स्थिति में भारत चीन को इस इलाके में डोमिनेट कर सकेगा। हालांकि ये बात हर भारतीय के लिए काफी गर्व की है कि चीन के साथ विवाद के बाद भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी की, जिसका अंदाजा चीन को भी नहीं था। मौजूदा समय में हम ये बात गर्व के साथ कह सकते हैं कि अब भारत का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैच करता है, और कई मायनों में तो हम चीन के आगे भी निकल चुके हैं, जो कि न कि सिर्फ भारत को चीन पर एक रणनीतिक एडवांटेज देता है, बल्कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बचत होती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली
डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। जापान से तो इंडिया का पहले भी रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर आप लोग देख लें तो इंडिया से जो जिस किस्म की मदद जापान की तरफ गई थी, वैसी मदद तो कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। हम लोगों ने जो मदद की थी बेसिकली सुभाष चंद्र बोस के रेफरेंस से मैं बोल रहा हूँ कि वही एक गिफ्ट था जो कि जापान को मिल गया था इंडिया की तरफ से, और फिर उन्होंने जो है सिंगापुर पूरा आज़ाद करके जापान को दे दिया था। तो ये बहुत बड़ी मदद थी इंडिया की तरफ से। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार को कंटिन्यू रखा था उन्होंने जापानी की मदद से, और उनकी भी मदद थी। जाहिर सी बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो एक्सेस था वो तो सिर्फ जापान था और जर्मनी था। तो जर्मनी तो पीछे हो गया था, फिर जापान रह गया था। जापान भी बाद में जब जैसे दो बम धमाके हुए, इतने बड़े बड़े न्यूक्स फाड़े गए हिरोशिमा और नागासाकी के बाद, उसके बाद ही वो पीछे हटा। उसके अलावा वो पीछे हटने वाला नहीं था। तो ये संबंध तो बहुत पुराना है इंडिया के साथ जापान का, और इसी संबंध को लेके अगर चलते रहे तो आगे भी बहुत मुझे उम्मीद है कि सफलता हासिल होगी। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। इनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को भी हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।